एक दिन रोहन अपनी सास करुणा के साथ कार में बैठा था। तभी ट्रैफिक लग जाता है और इसी बीच रोहन का दोस्त अरुण अपनी बाइक से रोहन की कार के बगल में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। जैसे अरुण की नजर रोहन की सास करुणा पर जाती है, अरुण तुरंत रोहन को फोन करता है। अरे यार, तू बेबी तो बहुत सुंदर लाए। सच में भाभी तो बहुत सुंदर है। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो पत्नी नहीं, सास है मेरी। अब क्या बात कर रहा है भाई, तेरी सास है ये? अरे एकदम पटाखा है पटाखा। अब जब तेरी सास ऐसी है तो बेबी तो हुस्न की परी ही होगी। अबे साले, बकवास बंद कर। सास है वो मेरी, माँ समान है। अबे यार, ऐसी गजब सास तो मैंने कहीं देखी भी नहीं है। सुंदरता के साथ साथ पर्सनैलिटी भी है, वो भी एकदम मस्त। ऐसा लग रहा है ना कोई 22 साल की लड़की को घुमा रहा है तू। अरे चलो अपनी बकवास बंद करो, ट्रैफिक खुल चुका है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद करुणा को भूख लग जाती है। रोहन अपनी सास को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ दोनों बैठकर लंच करते हैं। तभी वहाँ पर विहान नाम का एक लड़का आ जाता है और विहान करुणा और रोहन की एक दो फोटो खींचकर रोहन की बीवी परी को भेज देता है और उसे फोन करके कहता है, देख परी, देख तेरा पति ना किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। अरे पागल, ये कोई लड़की नहीं है, मेरी माँ है। क्या बात कर रही है तू? ये तेरी माँ है? अरे वाह, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जवान लग रही है। अरे ये मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के बचपन में ही चली गई थी। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तेरी माँ इतनी जवान कैसे है। अरे यार, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पति पे नजर रख कि वो किस लड़की के साथ घूमता फिरता है, और तू है कि मेरी माँ के ही पीछे पड़ गया है। यार अब समझ में आया, तेरा पति पूरे दिन तेरी माँ के साथ घूमता क्यों है। जब सास इतनी हॉट हो ना तो दामाद का दिल तो आ ही जाएगा। देख विहान, अपनी जुबान संभाल के बात कर। वो मेरी माँ है और अपनी माँ के बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। अरे यार, तू ना मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ना तेरे को समझा रहा हूँ। देख, तेरी माँ ना इतनी हॉट है और ना सौतेली माँ है, क्या पता दामाद और सास के बीच में कुछ हो जाए, इसलिए क्या ना ध्यान दे, नजर रख उन पर। रिहान की बातों से परी के मन में शक पैदा हो गया था। ऐसे एक दिन रोहन 2 दिन की ट्रिप के लिए ऋषिकेश जा रहा था। रोहन अपने साथ अपनी बीवी और सास को ले जाने के बारे में सोचता है। तभी परी अपने पति से कहती है, अरे तुम ऋषिकेश क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं साथ में। हाँ परी, तुम कह तो सही रही हो। हम वैसे बहुत समय से कहीं गए नहीं है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं और मॉम को भी ले चलते हैं। हाँ रोहन, मुझे भी ऋषिकेश जाना है, बहुत अच्छी जगह है वो। परी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से को छुपाते हुए बोलती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मम्मी तुम रोहन के साथ चली जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मॉम के साथ चला जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। अब क्या था, रोहन अपनी सास करुणा के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ परी पनी ही मन में गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही जब दोनों सास दामाद ट्रिप की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उनकी जोड़ी देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता है। तभी परी की दोस्त ज्योति उसे फोन करती है। क्या बात है परी, तेरा पति किस हुस्न की परी के साथ ऋषिकेश में घूम रहा है? दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही है। पता नहीं कहाँ से तेरी शादी रोहन से हो गई। ये क्या है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना ज्योति? तो क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कती रहती है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरा पति मेरी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसे बीवी से ज्यादा उसकी माँ में इंटरेस्ट है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, पर कुछ भी बोलो, मजाक से हटकर तुझे एक बात बताती हूँ। तेरी माँ ना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। अरे अभी भी तेरी माँ बहुत यंग है यार। तेरी माँ को देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बदल सकती है। ये तेरा पति क्या चीज है? मेरी बात मान तो अपने पति को ना अपनी माँ से दूर रखा कर। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तेरी माँ ही तेरी सौतन बन जाए। यार ज्योति प्लीज ऐसी बातें मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब एक बेटी का घर तोड़ने वाले उसकी माँ ही हो ना, तो तुझे पता है कितना गुस्सा आएगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसकी शिकायत मैं किससे करूँ? मेरी माँ ही मेरी सौतन बनी फिर रही है। इस उम्र में भी उनको जवानी चढ़ रही है। परी बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में अपनी फोन का फ्रेंड कट कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद रोहन और करुणा ट्रिप से घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। रोहन अपनी सास से बोलता है, वैसे कुछ भी कहो मॉम, आपके साथ ना मजा आता है। नेक्स्ट टाइम ना हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन, अभी से प्लान करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में अचानक से प्लान करना और जाना
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मैं जी भर के शॉपिंग न कर लूं, तब तक मुझे किसी भी ट्रिप पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और परी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अब ना ये ट्रिप वगैरह ना बंद करो, आप ना तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। वैसे भी आपको तो अपनी बेटी दामाद को साथ में भेजना चाहिए, पर आप हो कि यहाँ अपनी बेटी को हटाकर खुद ही दामाद के साथ भागी फिर रही हो। अब मेरी सास है इतनी कूल, लोगों को पता नहीं चलता है ये मेरी सास है या फिर मेरी कोई खास है। इतना बोलकर रोहन अपनी सास के कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों हंस हंस कर परी से बातें कर रहे थे, लेकिन परी अपनी माँ से ही मन में जल रही होती है। वैसे शक तो मुझे पहले से ही था आप दोनों पे, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, पर मैं तो गलत साबित हो गई। यहाँ तो मेरे ही अपने धोखेबाज निकले। परी, तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? क्या चलेगा माँ, आपको तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। अपनी ही बेटी का घर तोड़ने चली हो। अरे आपको इस उम्र में तो जवानी चढ़ गई है क्या? अगर आपको अपनी जवानी दिखाने का इतना ही शौक है ना, कहीं और जाके दिखाओ, मेरा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर करुणा की आंखें छलक उठती हैं। तभी रोहन गुस्से में परी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे वो मेरी माँ समान है, मैं माँ मानता हूँ उनको। और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो, एक माँ बेटे के रिश्ते को ऐसा नाम दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसा मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ ना, वैसे तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ। और तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो भी मैं ना इसी तरह से बर्ताव करता। समझी तुम? रहने दो रोहन बेटा, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ, तभी तो मेरे साथ परी ने ऐसा किया। अगर मैं खुद परी को जन्म देती तो शायद परी कभी मुझ पर शक न करती। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी की बातों से करुणा रोहन दोनों को बहुत ठेस पहुंचती है। वो दोनों गुस्से में कहीं चले जाते हैं। परी को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बार बार अपनी पति और अपनी माँ को फोन कर रही होती है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत नाराज हो चुके थे। ऐसी परी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब रोहन और करुणा को उसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों वापस परी के पास आ जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे करुणा और रोहन दोनों मिलकर परी की खूब देखभाल करते हैं और आखिरकार जब परी ठीक हो जाती है तो वो खुद अपनी माँ और पति से माफी मांगती है। हे भगवान, आज मुझे आपने ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोगों की बातों में आकर मैंने ना जाने अपने पति और माँ पे शक कर लिया। अब मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी। रोहन और करुणा दोनों परी को माफ कर देते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी परी की वो कड़वी बातें थी, जिस कारण अब करुणा दोबारा अपने दामाद के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखती। राजू और उसकी पत्नी मेघा एक छोटे से गांव में अपने भैया अमन और भाभी किरण के साथ रहते थे। राजू का बड़ा भाई एक बहुत बड़ा साहूकार था और उसकी पत्नी इसी बात से हमेशा इतराती रहती। वो रोज एक रोज की मजदूरी करने वाला मजदूर था। किरण हमेशा ही मेघा को उल्टी सीधी बातें बोलकर खूब सताती रहती और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया करती। ऐसे एक दिन मेघा राजू से बोलती है, सुनिए, हम ये सब कब तक सहते रहेंगे? मुझे माफ करना मेघा, मेरे कारण तुमको ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए। अच्छी नौकरी होती, पढ़ा लिखा होता तो मजदूरी नहीं करता, और मजदूरी नहीं करता तो कोई तुम्हें कुछ सुनाता नहीं। आप कहो तो मैं भी काम करना शुरू कर दूं। हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी पैसे कमाएंगे, फिर हमें किसी के भी ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। हम अपना खुद का छोटा सा घर बना लेंगे। नहीं, मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो तो मैं रख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, तुम जानती हो ना। और तुम्हें काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन क्या हुआ, इतना तो करता हूँ ना कि हम दोनों का गुजारा कर पाऊँ। राजू और मेघा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी किरण उनके पास आती है। उन्हें ऐसे साथ में खड़े देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेघा से चिल्लाते हुए बोलती है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, तुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं क्या जो यहाँ खड़े होकर गप्पे लड़ा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं बस काम करने जा ही रही थी। जी भाभी, मेघा बिल्कुल सही कह रही है। अरे वाह, जोरू के गुलाम भी बोलते हैं क्या? अरे बाहर तो लोगों की मजदूरी करता है और घर में गुलामी। बस तूने यही सीखा है। दोनों मियाँ बीवी मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। भाभी आप इन्हें कुछ मत कहिए, मैं बस जा ही रही हूँ काम करने। क्यों ना कहूँ मैं, अपने मजदूर देवर को सुनाने का पूरा हक है मेरा। हाँ, जल्दी जाओ और सुनो, आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, उनके लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम कर देना।
ऐसा कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मेघा भी अपने काम में लग जाती है। उसको इतनी मेहनत करता देख राजू अपने मन में सोच रहा होता है। अगर मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छे से की होती तो मेघा को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे कारण इसकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है। मैं तो मजदूर हूँ, सबका गुलाम बन चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी पत्नी किसी की गुलाम बने ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इतना सोचकर राजू वहाँ से बाहर चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। राजू मजदूरी के अलावा पूरे गांव में किसी न किसी काम की तलाश करता रहता, पर हर दिन सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो जाती, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो थक हार कर वापस अपने घर पर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मेघा राजू का दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है और खुद से बोलती है, ना जाने किरण भाभी हम दोनों पति पत्नी से क्या चाहती है। अगर मेरा पति मजदूरी करता तो क्या हुआ, कम से कम कमाओ तो है ना, थोड़ा सा ही सही लेकिन पेट तो भर देते हैं ना। मजदूर देवर बोल बोल कर हमेशा किरण भाभी राजू जी को बहुत अपमान करती रहती हैं और बहुत दिल दुखाती है उनका। हे माता रानी, आप मेरे हिस्से की सारी खुशी ले लो, पर मेरे पति को इज्जत वाली एक नौकरी दिलवा दो। मेघा खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी राजू घर आ जाता है। राजू मेघा को बाहर खड़ा देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे जाकर बोलता है, क्या बात है मेघा, तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी या भैया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या बात है? आप घर पर नहीं आए थे, इसलिए मैं यहाँ आकर आपकी राह देखने लगी। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। फिर मेघा राजू के लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेघा राजू से बोलती है, आज आप कहाँ गए थे? मैं काम की तलाश में गया था, लेकिन किसी ने मुझे काम ही नहीं दिया। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, भगवान पर विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग आपको मजदूर होने का ताना देते हैं, देखना एक दिन यही मजदूरी एक आपके कामयाब होने की वजह बनेगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा समय आएगा, आप बस हौसला रखिए। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश की वजह से राजू की मजदूरी का काम भी ठप पड़ जाता है, जिस वजह से किरण अब उन दोनों का जीना बेहाल कर देती है। ऐसे एक दिन काम की तलाश में भटकता हुआ राजू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी जोर से बारिश होने लगती है। एक आदमी उसके पास आता है, जो कि देखने में बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी लगता था। साथ में वो काफी बड़ा आदमी भी लग रहा था। उसे देखकर राजू खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, जी आप कौन है? आपको यहाँ मैंने पहली बार देखा है, आज से पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम हीरा लाल है, मैं शहर से आया हूँ। तो आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और बारिश होने के कारण मेरी गाड़ी कीचड़ में धंस गई और मैं काफी देर से फंसा हुआ हूँ। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है और कोई मेरी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूँगा। इतना बोलकर वो दोनों हीरालाल की गाड़ी के पास पहुंचते हैं। हीरालाल एक तरफ खड़ा हो जाता है। राजू अपनी मजदूरी का पूरा जोर लगाकर गाड़ी को धक्का लगाता है और अकेले ही गाड़ी को धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर हीरालाल बहुत खुश होता है और फिर हीरालाल राजू से बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल गई। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा नाम क्या है? जी राजू, राजू नाम है मेरा और मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम काम क्या करते हो? जी वो तो मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। साहब मैं एक मजदूर हूँ और मजदूर दिन में काम करता है तभी रात को खाता है, और मेरे पास काम नहीं है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तुम मेरे लिए काम करना। और वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई। अब पता चला तुम मजदूर हो, इसीलिए इतने मेहनत कर पाए। वैसे मैं भी मजदूरों की बहुत इज्जत करता हूँ, वो लोग इमारत बनाते हैं, बहुत काम करते हैं। एक काम करना, तुम अपनी पत्नी को लेकर अब मेरे साथ शहर चलना, मैं तुम्हें काम दूंगा, साथ ही खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप मेरे जीवन में आए, आप तो भगवान बनकर आए हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरी मदद करी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। इसीलिए अब मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा, काम दूंगा, घर दूंगा। लेकिन घर से याद आया, मुझे तो तुम्हारा घर ही नहीं पता। आप मेरे साथ चलिए साहब, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ।
तो फिर एक काम करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो और तुम मुझे रास्ता बताना, हम तुम्हारे घर चलते हैं। हीरालाल राजू को अपने पास गाड़ी में बिठाकर उसके घर के लिए निकल जाता है। गांव वाले राजू को गाड़ी में बैठा देख हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में राजू घर पहुंच जाता है। घर के बाहर गाड़ी को रुकता देख घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर हीरालाल और राजू गाड़ी से उतरते हैं। राजू को गाड़ी से उतरता देखकर किरण अपने पति अमन से बोलती है, ये मेरा मजदूर देवर इतनी महंगी गाड़ी में कैसे बैठ गया और तुम क्यों नहीं बैठ पाए आज तक? मैं भी वही सोच रहा हूँ किरण, और इसके साथ में ये आदमी कौन है? देखने से तो ये बहुत बड़ा आदमी लगता है। अमन और किरण बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी मेघा राजू से बोलती है, अरे आप कहाँ थे इतने देर से? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो मैं वापस ही आ रहा था, लेकिन बारिश के कारण जंगल में ही रुकना पड़ गया। अच्छा, और ये कौन है और आपके कपड़े पर कीचड़ क्यों लगा है? ये बहुत बड़े साहब है, ये शहर में रहते हैं। जंगल में इनकी गाड़ी फंस गई थी, तो ना मैंने इनकी मदद की, जिसके बदले इन्होंने मुझे काम करने के लिए आमंत्रित किया है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा था ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये अपने साथ हमें शहर लेकर जाएंगे और हम वही काम करेंगे और रहेंगे भी। तो राजू, जल्दी से सामान बांधो आप लोग, अरे हमें शहर भी निकलना है, देर हो जाएगी। जी साहब जी। राजू और मेघा अपना सारा सामान लेकर हीरालाल के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर हीरालाल उन दोनों के लिए एक छोटा सा पक्का मकान खरीद देता है और राजू को अपने साथ काम करने के लिए रख देता है। इसके बाद राजू की पूरी जिंदगी बदल जाती है। मजदूर राजू अब एक परफेक्ट मिस्त्री बन चुका था और वो किसी की गुलामी ना करके अब काम सीखने लगा था। साथ ही वो सुंदर सुंदर घर भी बनाता था। गांव से किरण और अमन भी राजू और मेघा से मिलने शहर आते। अपनी मजदूरी के दम पर राजू की तरक्की को देखकर किरण को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर राजू और मेघा से माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों गांव वापस लौट आते हैं और फिर कभी राजू और उसकी बीवी का मजाक नहीं बनाते। गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और इस तपती गर्मी में सुमन के परिवार का हाल बेहाल बहुत बुरा हो रहा था। दिन में धूप में सुधा अपनी बहू से कहती है, बहू, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, जरा मेरे लिए नींबू पानी बना दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में। माँ जी, अभी तो गर्मियाँ बस शुरू ही हुई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। वही तो बहू, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी में। अच्छा, तू मेरे लिए नींबू पानी बना दे। माँ जी, कहाँ से मैं नींबू पानी बनाऊं, घर में नींबू ही नहीं है। बहू, अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नींबू, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? माँ जी, उस जल्दी को ना 1 हफ्ता हो गया है और आप तो जानती हैं कि शाम के समय सलाद में कभी और कभी कभी नींबू पानी बन ही रहा था, तो खत्म तो होना ही था ना। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही सारे नींबू खा गई हूँ। नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, और मैं ऐसा बोलूंगी भी क्यों? मुझे भी पता है कि हमारे घर की क्या हालत है, किन हालात में हम गुजारा कर रहे हैं। खैर छोड़ बहू, अब नींबू तो घर में है ही नहीं, तो नींबू पानी का क्या ही करेगा मन। कोई बात नहीं बहू। मैं भी खामखा गुस्सा हो गई माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी गर्मी से परेशान थी। अच्छा माँ जी, क्यों ना इस बार गर्मियों में हम कूलर ले लें, गर्मी तो अभी से इतनी पड़ रही है, फिर आगे पता नहीं क्या होगा हमारा, इसलिए ये सही रहेगा ना अगर हम अभी ही कूलर ले लें। बहू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना, हेमंत की कमाई से अगर ठीक से हमारा घर चल जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब उस कमाई में हम कूलर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन माँ जी, कूलर में ज्यादा उनके लिए ही बोल रही हूँ। आप तो देख ही रही हो ना, वो कैसे इस गर्मी में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं और घर आते हैं उन्हें चैन भी नहीं मिलता। इसलिए अगर हमारे घर में कूलर होगा तो वो कम से कम घर में आराम से सो तो सकते हैं ना रात में। ये तो सही कहा बहू तूने। चल, हम थोड़ी बचत करने की कोशिश करेंगे, जितने पैसे बच जाएंगे उतना अच्छा होगा ना। जल्दी से कूलर भी ला सकते हैं फिर हम। हाँ माँ जी। अच्छा, मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। सुमन और उसकी सास अब बचत करने की सोचते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की कमाई उतनी ही होती है जिसमें उनका घर चल जाए, फिर बचत क्या ही हो पाती। ऐसा ही हाल यहाँ भी था, काफी परेशानी होती थी। कुछ दिनों बाद हेमंत को काम करते हुए चक्कर आते हैं। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर घर से निकल रही थी। ये देखकर सुधा उसे रोककर कहती है, अरे अरे बहू, तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। माँ जी, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से फोन आया था, उनको चक्कर आ गए हैं काम करते हुए। क्या चक्कर आ गए?
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में, उन्हें घर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, तू जल्दी जा। सुमन फैक्ट्री जाती है और अपने पति को जैसे तैसे घर लेकर आती है। घर आने के बाद हेमंत को नींबू पानी पिलाती है, खाना खिलाती है तो सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया था? अचानक से तुझे चक्कर कैसे आ गए? सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक था। माँ, वो मुझे फील्ड के काम के लिए भेज दिया गया था और मैं फील्ड का काम कर ही रहा था, जिसमें मैं इतना उलझ गया कि खाना खाना भूल गया और धूप ज्यादा होने के कारण मुझे चक्कर आ गए। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि अगर कहीं भी बाहर जाया करो तो खाना खा लिया करो। अरे आप इतनी मेहनत करते हो, कम से कम खाने पर तो ध्यान रखा करो ना। वैसे भी इतनी गर्मी है। काम के बीच में ध्यान ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। सोचोगे भी क्यों, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। बहू, तू ऐसे ही इसको सीधा रखा कर, बहुत अपने मन की करने लगा है ये। इतनी मुश्किलों के बाद भी सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब सही रहता है। कुछ दिनों बाद हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी। घर भी ऐसा टूटा फूटा था जिसमें सूरज की सीधी धूप लगती थी। घर में ही सुमन और सुधा दोनों परेशान थे। सुमन अपने पसीने साफ करते हुए सुधा से कहती है, माँ जी, गर्मी तो सच में हद से ज्यादा हो गई है। घर में राहत तो दूर की बात, चैन से बैठा तक नहीं जा रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है। मैं तो खुद ही 2 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ जी, अरे इतना पानी मत बहाओ, 2 दिन बाद आया है वैसे ही पानी, अब पता नहीं कब आएगा, इसलिए हमें पानी भी बचाना है। मैं खुद कम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे अच्छा हुआ बहू जो तूने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे ही नहाती रहती। गर्मी के मारे भगवान भी देख रहा है, फिर भी गर्मी में बेहाल कर रखा है हमारा हाल। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। माँ जी, कोई बात नहीं, हर मौसम आता है और कुछ ना कुछ तो परेशानी देकर ही जाता है ना। वैसे भी ये गर्मियाँ भी हैं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम गर्मियाँ। बहू, हमें तो आदत है ऐसी गर्मी में रहने की, लेकिन तू तो अच्छे खासे परिवार से है, तुझे तो ऐसी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं होगी ना। तुझे यहाँ काफी परेशानी हो रही होगी। माँ जी, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और मेरा ससुराल जैसा रहेगा मैं भी तो वैसे ही रहूंगी ना। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बस आप लोगों के लिए परेशानी होती है। बहू, अब जैसे भी हम सब रह रहे हैं, एक साथ हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और मैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। गर्मी की मार परिवार के प्यार से बहुत कम है। ये हुई ना बात, अब कही ना आपने अच्छी बात। सुमन का अपने गरीब ससुराल में गर्मी से बुरा हाल ही हो रहा था, लेकिन अब वो भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन के पिता विनोद उससे मिलने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि इतनी गर्मी में सुमन खाना बना रही होती है और पसीने में लथपथ भी होती है। सुमन बेटी। अरे पिताजी, आप यहाँ कब आए? आपने बताया भी नहीं। बेटा ये सब छोड़ और तू ये बता कि तू इतनी गर्मी में खाना कैसे बना रही है? तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, फिर इतना सब कैसे बना रही है? पिताजी, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। ये मेरा ससुराल है और मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं ये सब काम करूँगी ही ना। और वक्त सबको सिखा ही देता है, जैसे मुझे सिखा दिया वक्त ने। लेकिन बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसे काम करते हुए देखकर। तू अपने घर वापस आ जा। तू तो जानती है ना कि तेरा बाप तुझसे कितना प्यार करता है। मैं तुझे ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता बेटा। मुझे पता है पिताजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब से यही मेरा परिवार है और यही मेरा सब कुछ है। ये बात आपको समझनी चाहिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर। इसलिए वो 2 दिन बाद एक नया एसी लेकर सुमन के घर पहुँच जाता है और लगवाने लगता है। ये जब सुमन देखती है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी ये सब क्या है? आप ये एसी क्यों लेकर आए हैं? बेटा एसी मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। तू इतनी परेशान थी ना तो मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन सुमन बोलने ही जा रही थी कि तभी वहाँ हेमंत
पुराना कूलर लेकर आता है और बोलता है, सुमन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं एसी तो लाया था ना, वो भी नया वाला। पिताजी माफ करना, अब मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब परिवार की बहू हूँ, इसलिए मुझे आपके एसी से ज्यादा सुकून अपने पति के पुराने कूलर में ही मिलेगा। इस तरह घर में कूलर लगता है और गरीब परिवार को गर्मी में थोड़ी राहत भी मिलती है। सोनिया अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठी होती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर ये दुनिया कहाँ जाके रुकेगी। मेरी सास को तो बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है। शर्म लिहाज का पर्दा ही खो बैठा है उसने तो। फैशन के मामले में तो मेरी सास उर्फी जावेद को भी टक्कर देने लगी है। आखिर मैं क्या करूं अपनी छोटे कपड़े पहनने वाली सास का। सोनिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुए सोनिया की सास पूजा वहाँ पर आती है और बोलती है, बहू देख, लग रही हूँ ना मैं एकदम कभी खुशी कभी गम वाली पू नहीं गू। मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। ये क्या पहन रखा है आपने माँ जी? अरे ड्रेस पहन रखा है, और क्या पहन रखा है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं, ये देख न्यू शॉर्ट्स में। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो फैशन होता है ना, वो उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। आपको छोटे कपड़े पहनना पसंद है, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन ऐसे वाहियात कपड़े पहनने वाला आपका ये फैशन मुझे समझ नहीं आता। अरे अगर आपको छोटे कपड़े पहनने ही हैं, तो आप अपनी उम्र के अकॉर्डिंग पहनिए ना। क्या बुराई है मेरी उम्र में? मैं अभी बस 40 की ही तो हूँ। अच्छा चलो ठीक है, उम्र का तो देखा जाए, कम से कम अपने शरीर का आकार तो देखिए। ये ड्रेस एक 0 फिगर वाली लड़की पर अच्छी लगती है, आप खुद को देखिए। अरे थोड़ा सा ही तो ज्यादा है बहू, और वैसे भी भरे फूले शरीर पर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। और बहू, तुझे फैशन की कोई समझ तो है नहीं, तो तू वैसे भी मुझसे जलती रहती है। अरे भरी जवानी में तू बुढ़ी लगती है और मैं जवान लगती हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। इतना कहकर पूजा इटलाते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनिया हर दिन अपनी सास को खूब समझाती है, पर पूजा के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पूजा अभी भी अपने आप को 16-17 साल की जवान लड़की समझा करती थी। ऐसे एक दिन दुखी होकर सोनिया अपने पति राहुल से कहती है, राहुल, तुम अपनी माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें पता भी है, आजकल इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं वो। अरे सारे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। अब बताओ मैं किस किस का मुंह बंद करवाऊं? अब मैं क्या करूँ इसमें यार, मैं खुद माँ को बोलता हूँ लेकिन वो मानती ही नहीं। अगर उनका मन करता है तो सब पहनने दो, वो कंफर्टेबल है। तुम्हें क्या दिक्कत है? अपने काम से काम रखो। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है यार, ऐसे अंग प्रदर्शन करती हुई वो अच्छी थोड़ी ना लगती है। देखो, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, ठीक है? तुम बोलकर देख लो, अगर वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो भी ठीक है, लेकिन इस घर में कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और बेचारी सोनिया चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसी एक दिन सोने की पड़ोसन अंकिता घर पर आती है और उसे अपने फोन के इंस्टाग्राम में पूजा का वीडियो दिखाती है, जिसमें पूजा छोटे छोटे कपड़े पहनकर सेक्सी सा डांस कर रही होती है। अरे सोनिया, देख रही है ना, तुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो तेरी सास है। अरे इतनी अच्छी तरह से तो गोल गोल रोटियां भी नहीं घूमती हैं, जितनी अच्छी तरह से तेरी सास अपनी कमर घुमा रही है। यार मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी सास से। पहले छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही उन्होंने मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी है, अब ये इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाल रही है। ना जाने मेरी सास की जवानी कहाँ जाकर रुकेगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुझे ये पता है कि तेरी सास इस वक्त कहाँ है? और कहाँ, अपने कमरे में ही होंगी ना। जी नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। जरा एक बार गेट खोलकर गली का नजारा तो देख। तेरी सास की इस वीडियो ने क्या कहर मचाया हुआ है हमारे पूरे मोहल्ले के मजनुओं पर। अंकिता की बात सुनकर सोनिया भागकर गली में जाती है और वहाँ पर देखती है कि पूजा की उम्र के सभी अंकल रेडी सीढ़ी होकर सोनिया के घर के बाहर भीड़ लगाए बैठे हैं और पूजा एक मस्त से शॉर्ट ड्रेस पहनकर बारी बारी से सभी के साथ सेल्फियां ले रही है। ये देखकर सोनिया बोलती है, हे भगवान, मैं तो भरी जवानी में बर्बाद हो गई अपने छोटे कपड़े पहनने वाली सास के हाथों। ये सब क्या लगा रखा है मेरी सास ने? मुझे जल्दी ये सब बंद कराना होगा, इससे पहले कि ये तमाशा और ज्यादा बढ़ जाए। इतना कहकर सोनिया पूजा के पास जाती है और अपनी सास का हाथ पकड़कर सोनिया उन्हें घर ले आती है और बोलती है, माँ जी, छोटे कपड़ों के साथ साथ ना आपका दिमाग भी छोटा हो गया है। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? अरे बेटा, मैं क्या करूं, अब मेरी फैन फॉलोइंग ही इतनी ज्यादा हो गई है, तो मुझ पर ये शॉर्ट ड्रेस इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि क्या ही बताऊं। और जब से
मैंने वो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है ना, तब से तो मैं बस सबके दिलों की रानी बन गई हूँ। तो इसीलिए बस मेरे कुछ फैन मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। माँ जी कुछ कह रही हो? आधे से ज्यादा मोहल्ले के अंकल हमारे घर के बाहर डेरा लगाए बैठे हैं। देखिए माँ जी, आप या तो ये छोटे कपड़े पहनना बंद कर दीजिए या फिर मुझे ही कोई हल निकालना पड़ेगा। बहू देख, मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, मेरा जो मन चाहेगा मैं वही करूँगी। मैं छोटे कपड़े पहन लूँ या बहुत ज्यादा छोटे कपड़े, वह मेरी दिक्कत है। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? और मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। फिर रह लेना अकेली अपने मायके में। अपनी सास की बात सुनकर बेचारी सोनिया चुप हो जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब सोनिया अपनी सास को कुछ नहीं कहती। पूजा सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर खूब वीडियो बनाती और लोगों के साथ सेल्फी या फिर इंस्टाग्राम के बाकी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया करती। ऐसी एक दिन पूजा एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर अच्छे से रेडी होकर बाहर जा रही होती है। तभी सोनिया बोलती है, माँ जी आप कहाँ जा रही हो? जाना कहाँ है, बस यूं ही अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। अरे नहीं, कुछ जाने वालों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में जा रही हूँ। आप इस उम्र में क्लब जा रही हो? कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अपनी ये बकवास मुझे मत सुनाया कर। मैं जा रही हूँ तो जाने दे। इतना कहकर पूजा वहाँ से निकल जाती है। पर सोनिया की अपनी सास को लेकर अब चिंता सताती रहती है। पूजा एक काफी शानदार क्लब में जाती है, जहाँ हर कोई पूजा की उम्र के अकॉर्डिंग उसके पहने हुए लिबास को देखकर उस पर खूब हंसते हैं। लेकिन पूजा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी सौरभ नाम का एक लड़का हाथों में वाइन का ग्लास लिए हुए आता है और पूजा से बोलता है, हेलो ब्यूटी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस उम्र में भी आपने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है, और आपके छोटे छोटे कपड़े, हाय, आजकल की लड़कियों को आप एकदम टक्कर देती हो। और सच कहूँ ना तो आपके आगे बड़ी बड़ी मॉडल पानी भरते हुए नजर आएंगी। मैं तो आपको देखकर ना आपका डाई हार्ट फैन बन चुका हूँ। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी आप? हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूँगी। इतना कहकर सौरभ पूजा को एक वाइन का ग्लास दे देता है। वाइन पीते पीते पूजा और सौरभ दोनों डांस करने लगते हैं। पर धीरे धीरे पूजा का सर भारी होने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। सौरभ पूजा को अपनी बाहों में थाम लेता है, जिसके बाद सभी की नजरों से वो बचता बचाता पूजा को क्लब के रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी तरह तरह की फोटोज लेने लगता है और खुद से बोलता है, आंटी जी, आपको भी ना बुढ़ापे में जवान बनने का बहुत ही शौक था। अब बनोगी आप असली जवान, जब आपकी इन फोटो से मैं अश्लील फोटो बनाकर आपको ही ब्लैकमेल करूंगा। आंटी जी को तो उड़ने का शौक था ना, अब उड़ के दिखाएं, बड़ा मजा आएगा। वैसे सच कहूँ तो आंटी जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कर बैठूं। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी तो नशे में है, थोड़ा फायदा उठा लिया जाए तो क्या ही गलत है। इतना कहकर सौरभ बेहोश पड़ी पूजा के करीब जाने लगता है। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुल जाता है, जहां सोनिया पुलिस के साथ पहुंच जाती है। सोनिया अपनी सास पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर सौरभ के फोन में क्लिक किए हुए सारे फोटोज पूजा को दिखाते हैं और बोलते हैं, पूजा जी ये देख रही हैं आप, ये लड़का वही है जो लड़कियों के झूठे एसएमएस और फोटो बनाकर उनसे पैसे ठगता है, और आज आप इसका शिकार होने वाली थी, लेकिन सही समय पर आपकी बहू ने आपको बचा लिया। आप अपना ध्यान रखें और ये फैशन थोड़ा लिमिट में करे तो अच्छा होगा। इंस्पेक्टर सौरभ को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद पूजा सोनिया से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बढ़ती उम्र के साथ और अपने फैशन के धुन में भूल ही गई थी कि मान मर्यादा और इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, जो औरतों का गहना होता है, जिसे मैं भूल गई थी। अगर आज तू ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। माँ जी देखिए, आप माफी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं ये नहीं कहती माँ जी कि फैशन गलत है, बस हर चीज को हिसाब से किया जाए तो ही अच्छी लगती है। मुझे पहले ही कुछ अनहोनी होने का डर था, इसलिए मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई और सही समय पर मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अब आप मेरे साथ घर चले और जो भी कुछ हुआ ना, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए।
इतना कहकर सोनिया पूजा को घर पर ले जाती है और इस घटना के बाद से पूजा फैशनेबल ड्रेस तो पहनती है, लेकिन वही जो उस पर सूट करे और लोगों के बुरे इरादों से उसे बचाए। जूही और प्रीति दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। ऐसे ही एक दिन जूही अपने घर में प्रीति के लिए खाना बनाती है और उसके घर लेकर जाती है। ये देखकर प्रीति उससे कहती है, भाई यार तो सारा मेरी पसंद का खाना लेके आई है। कुछ था क्या तेरे घर में? तू ऐसे तो मेरे लिए बना नहीं सकती। अब जल्दी से बता दे क्यों लेके आई है ये सब। अरे पागल, कोई बात नहीं, वो तो मेरा मन हो रहा था कि मैंने कई दिनों से तेरे लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे लिए कुछ बना दूं। चल जल्दी से खाकर बता कि तुझे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगली बार वापस से बनाऊंगी जो तू बोलेगी। मैं तो बिना खाए इसकी खुशबू से बता रही हूँ, तूने बनाया है तो बहुत ही अच्छा होगा। आखिरकार तू खाना इतना टेस्टी ही बनाती है। मुझे तो तेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। मैं तो रोज खा लूं तेरे हाथों का खाना और मेरा तो दिन बन जाएगा। जैसे आज बना है तूने मेरा दिन, मजा आ गया तेरा खाना खाकर तो। चल जल्दी से खा ले, फिर आज हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। तुझे याद है ना? कहीं भूल तो नहीं गई? यार शॉपिंग के लिए तो चले, लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है। वो क्या है ना, मैंने जो पैसे जमा किए थे वो खर्च हो गए हैं। अभी मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। मैं तो 0 बटा सन्नाटा हूँ। जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम आराम से चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो क्या हुआ कि तेरे पास पैसे नहीं है? अरे लास्ट टाइम भी तो तूने ही मेरी शॉपिंग की थी ना, और इस बार मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? पैसे की चिंता मत कर, जो लेना हो वो ले लियो, पैसे मैं दे दूंगी। यार तू कैसी बातें कर रही है? लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए गए थे तो इसका हिसाब लगा के बैठी है। ये ना तेरी गलत आदत है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंडों में ये हिसाब वगैरह नहीं लगाते हैं। मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया, वो तो इस बार तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने जस्ट वही वाली बात बोली है। देख बात तो सच ही है ना, मुझे लास्ट टाइम शॉपिंग तूने करवाई थी तो इस बार मैं करवा दूंगी। बस हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो इतना सब तो चलता ही रहता है ना। ये भी सही कह रही है। तो क्या हो जाएगा अगर तूने मुझे शॉपिंग करा दी तो? कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम दोनों को तो हिसाब का कुछ पता ही नहीं रहता। चल खाना खा लेती हूँ, फिर तैयार होके जाऊंगी, फिर हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। मजा आएगा बहुत। कुछ देर बाद प्रीति खाना खाकर तैयार हो जाती है और वो दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। शॉपिंग पर वो दोनों काफी मजे भी करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं। ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी तरह से चल रही होती है। कुछ दिनों बाद जूही की काफी अच्छी नौकरी लग जाती है और जूही ये बात आकर प्रीति को बताती है। बता क्या खाएगी आज तू? जो तू कहेगी वो मैं खिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, वो भी काफी अच्छी सैलरी, बहुत बड़ी कंपनी है और पोस्ट भी काफी अच्छी है। तू सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो यही सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ कि तेरी नौकरी लग गई है। या मेरी भी नौकरी लगवा देना, क्योंकि मेरी माँ तो रोज ही मुझे ताने देती रहती है। तू तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं तो अच्छी भी नहीं हूँ पढ़ने में और ना ही घर वालों का सपोर्ट है। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? मेरी लग गई है ना नौकरी, मैं कुछ ही दिनों में तेरी भी लगवा दूंगी, लेकिन तुझे इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसा जैसा कहूँगी तू वैसा वैसा करती रहियो, फिर तेरी भी मेरी ही कंपनी में नौकरी लग जाएगी। जूही के कहने के बाद प्रीति भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन कई दिन निकल जाते हैं और जूही अभी तक प्रीति की नौकरी नहीं लगवा पाती। ये सब देखकर प्रीति मन ही मन में बहुत चिढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद जूही प्रीति के घर आती है और प्रीति से कहती है, क्या बात है प्रीति, मैं तुझे इतनी कॉल कर रही हूँ, तूने मेरी एक भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? कहाँ बिजी है आजकल? शाम को भी नहीं मिलती है मुझसे। जब भी तेरे घर आती है तो तेरी मम्मी कहती तू सो गई है। तू तो नौकरी भी नहीं कर रही है और सो जाती इतनी जल्दी। तुम मुझे ताने मारने आई हो कि मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ सकती। तेरी नौकरी क्या लगे कुछ दिनों में, तू मुझे ताने मारने आ रही है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, तू बिजी तो बहुत है। चल कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे हम। अरे क्या हुआ, तुझे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी, मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुझे इतना बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दे। तेरी ही दोस्त हूँ, निकल जाता है कभी कभी मुँह से। चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। अभी तो यहाँ से चले जा, मेरे वैसे भी बात करने का कोई मन नहीं कर रहा है, बहुत काम है मुझे। प्रीति बार बार ऐसा कहती है, इसलिए जूही वहाँ से चली जाती है। दिन निकल रहे थे और अब प्रीति जूही से
दिन पर दिन और ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। मन ही मन में खुद को जूही का दुश्मन समझने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद प्रीति एक लड़के अरुण से मिलने जाती है और अरुण से कहती है, मैंने इंस्टाग्राम पे तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, तुम मुझे देखने में काफी सुंदर लगे और मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। कुछ दिनों से हमारी बात भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज तुमसे मिलने का प्लान बनाया है। कहीं तुमको ये बात बुरी तो नहीं लगी? अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब वो क्या है ना, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, लेकिन मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का हूँ ना, और पहली बार किसी सुंदर लड़की से बात करने का मौका मिला है, तो ना मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन मेरा मन तो है मैं आपसे बात करूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। जब से आपसे बात होने लगी है, जब से मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हूँ, कुछ तो जादू है आप में। मैं खुद को कितना भी रोकूं, पर मैं रुक नहीं पा रही हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको और जानना चाहती हूँ। धीरे धीरे इसी तरह प्रीति और अरुण में नजदीकी बढ़ जाती है। अरुण प्रीति से काफी प्यार करने लगा था और प्रीति जो कहती है वही अरुण कहता है। कुछ दिनों बाद प्रीति अरुण से काफी गुस्सा होती है और अरुण से कहती है, बहुत हो गया, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे अपने ऑफिस लेके चलो, लेकिन तुम बार बार मना कर देते हो। आज तय कर लो, तो मुझे ऑफिस लेके चलोगे या हमारा रिश्ता यहीं खत्म कर दूं? नहीं नहीं प्रीति, हाँ हमारा रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हो? अरे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो आजकल काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ ना, इसलिए नहीं ले जा पाता। लेकिन आज ना तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। यही नहीं, मुझे भी कुछ काम है तुमसे, लेकिन मैं वो तुम्हें ऑफिस में बताऊंगी। हाँ, तुम्हें मेरी वो बात माननी ही पड़ेगी। अरुण के खाना खाने के बाद प्रीति और अरुण दोनों ही उसके ऑफिस जाते हैं, जहाँ प्रीति की दोस्त जूही बैठी हुई थी। प्रीति को अपने बॉस के साथ देखकर जूही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे प्रीति तू यहाँ, और तू मेरे बॉस को जानती है क्या? तूने कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि तू मेरी बॉस को कैसे जानती है? हाँ, क्योंकि तेरा बॉस मेरा बॉयफ्रेंड है। और हाँ, अब तो इस कंपनी में काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने तुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया है। और इसके एक्सपीरियंस लेटर में ये लिख देना कि इसने हमारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करी है। प्रीति ये तू क्या कह रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने कौन सा धोखा दिया तुझे? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम मेरी दोस्त तो बनती रही, लेकिन दुश्मनी का काम किया है। तुमने मेरी नौकरी नहीं लगवाई। मैं तुमसे बोलती रही, यहाँ तक कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी तुमने। चलो अब देख लो, मैं तुम्हारी कंपनी की मालकिन हूँ और तुम्हारे एक्सपीरियंस लेटर में मैं यही लिखवाऊंगी कि तुमने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग करी है। जूही को प्रीति की बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो कहने लायक नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप से चली जाती है। जिसके बाद दो दोस्त, जिसमें से एक की जलन के कारण वो दोस्ती और अब दुश्मनी में बदल चुकी थी।